चलो, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो स्टार्ट करें? हाँ, आपने मुझे कल ना एक आंसर भेजा था, बट एक्चुअली मैं कल नहीं देख पाया। मैंने डाउनलोड किए बट उसको अच्छे से नहीं देख पाया। एक बार बता दो आपने क्या क्या भेजा था, क्या था वो? कौन सी क्वेश्चन का आंसर था? क्लियर आवाज नहीं आया आपका। गीतांजलि, आपका आवाज नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो फिर समझ में आया? डाउट है उसमें कुछ? नहीं, डाउट तो नहीं है। वो सेल बदला तो ईपीएस कितना बदलेगा वो वेगळा आहे. ओके ओके ओके. पण मग जमतंय ते? म्हणजे जसं आन्सर आहे तेच आन्सर आलं तुमचं, फक्त मेथड बदलली की काही आणखी? हे जे आपण 59, हां 20%. आन्सर ठीक आहे. मी लेक्चर नंतर केलं ना, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ते 3 बॉक्स करून केलं होतं. हां हां हां. प्रत्येक सिच्युएशनचं. ओके. हाँ, याच्यात काय सांगितलेलं होतं, इसमें जो बोला था वो ये था कि आपको इन्होंने पूछा ही ऐसा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। एक तो डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर कितना था ये ढूंढना था, प्लस फिर से एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज ढूंढना था सेपरेटली। इफ सेल्स आर डिक्लाइन बाय, मतलब 15% से सेल्स डिक्लाइन होने के बाद आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा और फाइनेंशियल लीवरेज कितना आएगा। 20% सेल्स डिक्लाइन होने के बाद आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा और फाइनेंशियल लीवरेज कितना आएगा। मतलब दोबारा ढूंढने थे, ऐसा नहीं था कि एक ही बार सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फिलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज ढूंढो और उसके बाद फिर ईबीआईटी की वैल्यू ढूंढो या ईपीएस की वैल्यू ढूंढो कि 15% कम होने के बाद कितना ईबीआईटी या ईपीएस आएगा। ऐसा नहीं था। वो बोल रहे थे 15% कम होने के बाद फिर जो सेल आएगा उसको ही बेस पकड़ो और फिर से एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज ढूंढो। 20% कम होने के बाद जो सेल आएगा उसको ही बेस सेल पकड़ो और फिर एक बार ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज ढूंढो। ऐसा करना था। ओरिजिनल तो ढूंढना ही था, ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज नहीं ढूंढना था। ठीक है, बाकी हाँ होमवर्क, सर. बाकी होमवर्क हो गए? तो 20 के सारे कर दिए क्वेश्चंस इसके? कोई डाउट है इसमें? मैंने बोला था थर्ड। फर्स्ट हाँ हाँ, 31 तक तो मैंने कहा था कि आप 31 तक सॉल्व करो, फिर बाकी 32 33 आपने कहा था हम सॉल्व करेंगे सर। तो सारे हो गए कि कहीं कहीं से मैं शुरू करूं? अभी कुछ डाउट है कुछ? सारे हो गए? तो एक भी रिवाइज या क्वेश्चन आंसर सबके बता दो क्या बस? क्रॉस चेक करने के लिए आंसर। तो मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ, कहां से आपने शुरू किया? 31, 31 चलो। तो 31 में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनीज के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपका। बोलना है आंसर आ गए हैं, आंसर बता दो। 1 मिनट, तो 1 बाय 1 आंसर्स निकाल लेता हूं। मैंने कल एक इसका भी वीडियो डाला था, देखा आपने वो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हो सर. हाँ, वेट में आंसर निकालता हूं। ओके, ये जो था ये था May 22 आरटीपी।
पैट आपका दोनों भी केस में 27,500 आया है। ये देखो, ये आंसर है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक बार क्रॉस चेक करो। सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। 32 आया आपको? ये वाला ठीक है। 32 के आंसर्स चेक करेंगे। 32 है, 22। और 22 का इस आपके पास ये नहीं होगा। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ये चेक कर लो। प्लान 1, 4 प्लान थे शायद से उनके पास। प्रेजेंट इक्विटी इतनी उनकी, न्यू इशू कितने करने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने निकाल लिए। हर प्लान में उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने ये टेबल नहीं बनाया होगा, कोई बात नहीं, आपके नंबर ऑफ शेयर्स एक बार यहां से चेक करो। पहले प्लान में इक्विटी शेयर्स के नंबर्स 20,80,000 है, दूसरे प्लान में 18,20,000 है, फिर 16,19,000, सॉरी 16,90,000 एंड 16,90,000। ये लॉन्ग टर्म डेट दिया है उन्होंने 26 लाख का। सेकंड प्लान में, थर्ड प्लान में 9% डिबेंचर्स और फोर्थ प्लान में 6% प्रेफरेंस कैप। फिर उन्होंने स्टेटमेंट बना दिया है। ईबीआईटी तो सब में सेम है, 52 लाख। इंटरेस्ट सेकंड प्लान में और थर्ड प्लान में इंटरेस्ट की वैल्यू है। फिर ईबीटी आ गया, लेस टैक्स, फिर पैट आ गया। पैट में से सिर्फ फोर्थ प्लान में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है। फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और ये ईपीएस आया। तो एक बार ये बताओ क्रॉस चेक करके, आपका ईपीएस सारे केस में सेम है क्या? 1.50, 1.61? यस नो बोलो, सब में मैच है। अब पूछा है फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हाँ, बट अब इसमें सिर्फ लास्ट वाले में फाइनेंशियल लीवरेज निकालते आया क्या आपको, या उसमें भी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर लिया था आपने? ये वाला फॉर्मूला लिखना रहेगा यार अपने। फाइनेंशियल लीवरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस। अब ये क्या कर रहे हैं वो समझो एक बार, एक बार ये वाला समझो। ये वाला भी अपन अपने इसमें ऐड कर देंगे, बट अभी के लिए समझ लो। देखो, अपने तो अदरवाइज जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तब तो हमने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तब तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आएगा आपका ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, बट अब दिक्कत क्या है, जब प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तब दो चीजें फिक्स हो चुकी। दो चीजें कैसे? दो चीजें, अब ध्यान से सुनो। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन से डेटा लेते हैं। हाँ, मुझे ये स्क्रीन ऐड कर दो, वेट मिनट। ये सुनो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ध्यान देना, ध्यान देना। तो अगर हम इसी क्वेश्चन से डेटा अगर ले, आपने भी किया होगा,
तो आपके पास फोर्थ प्लान में, सीधा फोर्थ प्लान में अगर आएंगे तो ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी 52 लाख है, माइनस इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जीरो है फोर्थ प्लान में। फिर आया आपका कंट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर आपका आया ईबीटी, वो भी 52 लाख आया। उस हिसाब से भी तो आपका तो 1 आया होगा वहां पे आंसर फोर्थ प्लान में। नेक्स्ट, फिर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट है 40%, वो आया 20,000, 20 lakhs 80,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31,20,000। इसीलिए ये क्वेश्चन रखा था कि ये प्रेफरेंस था, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड था 2,34,000, वो माइनस करके 31,20,000 माइनस 2,34,000, वो आ रहा है 288,600,000 28,86,000। ये आ गया आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब अपना बोलना क्या होता है, अपना फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का रीजन क्या होता है। हम ये बोलते हैं कि ईबीआईटी अगर इतना परसेंट चेंज हुआ तो आपका ईपीएस कितना चेंज होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इनके 16,90,000, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 16,90,000 है, तो ईपीएस आ गया उनका 28,86,000 डिवाइड बाय 16,90,000, 1.708 करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 4 डेसिमल, तो आपने 1.71 लिखा हो। हाँ, तो ध्यान दो, अब यहाँ पे जो है अगर हम इस हिसाब से जाए, अगर सिर्फ हमने इतना ही लिखा कि फाइनेंशियल लिवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इफ हमने ऐसा लिखा कि फाइनेंशियल लिवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो आंसर तो एक आने वाला है, क्योंकि ईबीआईटी हमारा 52 लाख से और ईबीटी भी 52 लाख से, और आंसर आएगा एक। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो है ही नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट तो है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि सर फिर इसमें तो कोई चेंज, मतलब इसका मतलब हुआ जितना चेंज ईबीआईटी में होगा उतना ही चेंज ईपीएस में होगा। लिवरेज ही नहीं बोलेंगे हम बोल रहे जब 1 आता है लिवरेज, तो 1 लिवरेज आने का मतलब होता है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, तो उसमें लिवरेज ही है नहीं। बट ऐसा नहीं है ना, अगर ईबीआईटी बदला तो आपका ईपीएस बदलने वाला है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो उतना ही रहेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोपोर्शन में नहीं बदलता, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो नहीं बदलेगा। इन केस समझो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर हमारा अभी ईबीआईटी थोड़ा बहुत बदल गया, मैं इधर लिखता हूँ, ईबीआईटी समझो हमारा 60 लाख हो गया, ईबीआईटी 60 लाख होगा तो इंटरेस्ट तो जीरो ही है, तो ईबीटी भी 60 लाख आएगा, टैक्स उसका 24 लाख का टैक्स आएगा 40% से, तो 36 लाख का हमारा पैट आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड अभी भी तो उतना ही रहेगा 2,34,000। प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिपेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल एंड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हम तो प्रेफरेंस कैपिटल कितना है और उसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है उसको मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की वैल्यू निकाल। तो हमारा जो डिविडेंड आएगा या हमारा जो ईतेश आएगा इस केस में 36 लाख माइनस 2,34,000, तो वो 33,66,000 आएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 16,90,000 है, तो उसको डिवाइड बाय 16,90,000 करेंगे, तो अब ईपीएस आ रहा है ऑलमोस्ट 2। तो बदल गया ना, ईपीएस तो बदल रहा है, अगर ईबीआईटी बदला तो ईपीएस बदल रहा है, बट हमारे फॉर्मूले से तो नहीं हो रहा था। हमारा फॉर्मूला जो आया था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, वहां पे 52 लाख अपॉन 50 लाख 1 ही आ रहा था। यहां तक का समझा? प्रॉब्लम समझा क्या है? हाँ, तो अब हमारे फॉर्मूले में हमको ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिसके वजह से ये जो ईपीएस पे फर्क पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होने की वजह से। यहाँ पे दो चीजें फिक्स है अब एक्चुअली हमारे पास। जनरली अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो एक ही चीज फिक्स होती है, इंटरेस्ट, और बाकी सब जो होता है टैक्स या कुछ भी वो उसी प्रोपोर्शन में चलता है। इसलिए फिर वहां पे फिर लिवरेज के लिए हम कंसीडर सिर्फ वो करते हैं कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो है या जो चीज फिक्स है उसके ऊपर जो है उसको डिवाइड करो उसके नीचे से। बट अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी फिक्स है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स है, तो ऐसे केस में वो बोलते फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को भी कंसीडर करने के लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ेगा।
ईबीआईटी अपॉन आप ईबीटी निकाल रहे थे ना, तो आप क्या करेंगे, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट की तो वैल्यू माइनस करेंगे ही, बट एक और चीज माइनस करेंगे कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कितना पैट चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए पैट भी नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए कितना आपको अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, तो 1 माइनस टी करना पड़ेगा। ये आपने पहले भी किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स से पहले वाला। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ईबीआईटी आएगा 52 लैक्स, फिर नीचे 52 लैक्स माइनस इंटरेस्ट, एक बार करके देखेंगे, माइनस इंटरेस्ट 0 और माइनस 2,34,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, 2,34,000 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 3,90,000 आएगा, और वो इसमें से माइनस करेंगे 52 लैक्स में से, तो 52 लैक्स डिवाइडेड बाय 48 लैक्स 10,000। एक मिनट अपन कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, तो 52 डिवाइडेड बाय 48.10, 1.0808 ऐसा आ रहा है अपना। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि अब यहाँ पे वो मैच होता है क्या, वो देखते हैं, फिर बाद में मैं आपको भी लिखने लगाऊंगा। अब एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर 1% अगर ईबीआईटी चेंज हुआ तो ईपीएस चेंज होना चाहिए 1.08108%। तो इतना यहाँ पे कितना चेंज हुआ था वो देखते हैं। 8 लाख से बढ़ गया था, 8 लाख डिवाइड बाय 52 लैक्स, तो यहाँ पे अराउंड 15.3846% से बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय ये लीवरेज किया आपने, तो 16.63% से ईपीएस बढ़ना चाहिए। तो पहला ईपीएस आया था 1.708, इसमें अगर, ठीक है मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट। यस, वही आ रहा है। ओके ठीक है, ध्यान दो। अब हमको क्या करना है, हमको प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होने की वजह से, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होने की वजह से वो भी एक फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा कि उसके वजह से भी ईपीएस पे डिसप्रोपोर्शनेट में फर्क पड़ेगा, उसके वजह से डिसप्रोपोर्शनेट में फर्क पड़ेगा। अभी के लिए तो तुम क्या करो, ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए पहले जो है ये वाला फॉर्मूला लिखो, फाइनेंशियल लिवरेज इन केस ऑफ ईबीआईटी। और ये फॉर्मूला तुम कहाँ कहाँ लिखोगे, ये फॉर्मूला तुम तुम्हारी कंसेप्ट बुक में भी, हमने उसमें ये एक्चुअली लिखा नहीं है, तो कंसेप्ट बुक में भी ये ऐड करोगे। आपके कंसेप्ट बुक के पेज नंबर पे आते हैं, कहाँ लिख सकते हो उसको, आप क्या करो, आपके कंसेप्ट बुक पे पेज नंबर 11 पे आ जाओ, लिवरेज चैप्टर के पेज नंबर 11 पे आ जाओ, ये वाला पेज 6.11, ये जो लिखा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, उसके बाजू में ये वाला भी फॉर्मूला लिख दो। कौन सा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। कंसेप्ट बुक में भी लिख दो पहले ये फॉर्मूला, और इसके ऊपर क्या लेना,
इसके ऊपर हेडिंग दे देना DFL इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। DFL इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना हो जाए तो मुझे बता दो। इस पेज पे लिखा ना कंसेप्ट बुक पे। हाँ, अब आपके क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 में ये फॉर्मूला लिखो और अब इसका आंसर निकालो। 52 lakhs डिवाइड बाय 52 lakhs माइनस 0 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख। अरे हाँ, 52 lakhs माइनस 0 माइनस 2,34,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4। ये फॉर्मूला वहां लिखना था। कंसेप्ट बुक में ये लिख देना था। फिर ये 32 क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करो। तो 52 lakhs डिवाइडेड बाय वो आ रहा है 48,10,000। तो 1.08 टाइम्स याद रहेगा। 32 क्वेश्चन को स्टार कर दो, 2-3 स्टार कर दो उसको, ये बताने के लिए कि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है। एक ही क्वेश्चन आया हुआ ऐसा प्रेफरेंस डिविडेंड वाला, तो उसमें फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बदलेगा। ये बोलते बोलते रह गया ये पॉइंट, एक बार दिमाग में आया था बट वो आगे जाने के इसमें रह गया। ठीक है, हो गया? अब समझा आपको ये? हाँ, तो मैं ये बता रहा था, देखो अब एक एग्जांपल लिया हमने जहां पे 52 lakhs का EBIT हो गया 60 lakhs का। तो 52 lakhs का EBIT अगर 60 lakhs हो गया, मतलब 8 लाख से EBIT बढ़ गया, तो 8 lakhs डिवाइडेड बाय 52 lakhs, ओरिजिनल EBIT 52 lakhs था, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 52 lakhs अगर करेंगे तो वो परसेंटेज के टर्म में दिख रहा है कि वो बढ़ गया 15.3846%। 15.3846%। अब इसका मतलब अगर EBIT 15.3846 से बढ़ा तो आपका EPS बढ़ना चाहिए 1.08 जो आया था हमारा। अब वो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो अगर मैं सिर्फ उसको 1.08 से मल्टीप्लाई करूं तो 16.61% से 16.61% से आपका क्या बढ़ना चाहिए? आपका EPS बढ़ना चाहिए। तो पहला EPS आपका आया था यहाँ पे 16,90,000 से डिवाइड करने पे 28,86,000 डिवाइड बाय 16,90,000। पहला EPS आया था आपका 1.71, पहला 1.71 आया था। अब इसमें ये परसेंटेज ऐड कर देंगे 16.61%, तो देख लो 1.99 समथिंग आ रहा है, मतलब वही 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही आया था 2। अब मैच हो रहा है, समझा ये? तो ये वाला एक फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में हमको सिर्फ EBIT अपॉन EBT करके नहीं चलेगा, EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, ये माइनस करना पड़ेगा। चलो, लास्ट वाला क्वेश्चन भी हुआ आपका 32 हो गया। 32 में 33, एक मिनट से बात, 32 में आपको एक और काम करना था। 32 में आपको कमेंट भी करनी थी, उन्होंने कहा कमेंट भी करो, इन्होंने भी उस पर कुछ किया तो नहीं। कमेंट में सिर्फ आप ये बोल देंगे कि कौन सा फाइनेंशियल लिवरेज बढ़िया है, सबसे मतलब रिस्क किसमें सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे बड़ा फाइनेंशियल लिवरेज है उसमें ज्यादा रिस्क है,
और कौन सा फाइनेंशियल लिवरेज कौन से प्लान में कम है, जिसमें कम रिस्क है, इतनी कमेंट कर देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट आरटीपी मेड 2018 का क्वेश्चन है, ये भी आ गया आपको। दो सिचुएशन थे अंडर सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, तो अगेन वैसा ही था, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 करनी थी, और सिचुएशन 1 में ये वाला प्लान, तो 4 आंसर आएंगे, सिचुएशन 1 में ए और बी, सिचुएशन 2 में ए और बी, ऐसा ही था। ओके गुड, तो उसके आंसर शो करता हूं। आंसर्स देख लो। फोर्थ के ऑपरेटिंग लीवरेज 1.5 1.8 आया सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 में, और फाइनेंशियल लीवरेज 1.09 1.04 ए और बी में मैच है, कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड लीवरेज 1.55 1.87, कोई डाउट नहीं। लास्ट वन 34, लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 34, वो चेक करते हैं। ये था क्या आंसर, इसमें है ये इनकम स्टेटमेंट बनाना था, 6 लाख आया आपका ईबीटी, इनकम स्टेटमेंट यही है, और कंबाइंड लीवरेज 1.75, कंबाइंड लीवरेज 1.75, और फिर क्या पूछा था, इफ्स, ये 26.25 आया क्या पहले का आंसर। तो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। आपको ये समझे कि टैक्सेबल इनकम मतलब कौन सा होता है, टैक्सेबल इनकम मतलब व्हाट, हाँ जिस पे टैक्स लगेगा वो, वेरी गुड, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो उनका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया देखो, और उस हिसाब से बताना है। तो उनका बोलना है कि अर्निंग बिफोर टैक्स 26.25% से बढ़ा, आपका भी वैसा ही है, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज हमको पता चल गया ना, फाइनेंशियल लीवरेज 1.75 है, और उन्होंने बोला अगर आपका सेल बढ़ गया 15% से, तो आपको पहले ऑपरेटिंग लीवरेज से समझना पड़ेगा, सेल्स बढ़ गया, सेल्स 15% से बढ़ गया, तो ऑपरेटिंग लीवरेज अवेलेबल है 1.4, है ना। तो 15% से अगर सेल्स बढ़ गया तो इंटू 1.4 करेंगे तो आपका ईबीआईटी बढ़ेगा 21% से, करेक्ट। और अगर ईबीआईटी 21% से बढ़ा तो उनका फाइनेंशियल लीवरेज है 1.25 टाइम्स। तो अगर आपका 21% से बढ़ा तो आप निकाल लो पहले की, पहले कैलकुलेशन कर लो, अमाउंट निकाल लो ईबीआईटी की। तो पहली ईबीआईटी कितनी थी उनकी, 7,50,000, वो 21% से बढ़ रही है, 7,50,000 21% से बढ़ गई। तो नया ईबीटी आया उनका, ईबीआईटी आया 9,07,521, ठीक है। तो ये नया ईबीआईटी आया उनका, और उसमें से उनको डिवाइड करना पड़ेगा फाइनेंशियल लीवरेज से 1.25, तो 72, 7,26,000 आ रहा है क्या, हाँ 7,26,000 ₹16 का आया ईबीटी, और पहला ईबीटी कितना था, 6 लाख का, डिवाइड बाय, अब ये मैंने ही कैलकुलेटर पे कर लिया सिर्फ चेक करने, 26.25,
ओके, उन्होंने कैलकुलेशन करके भी बता दिए। ठीक है जान दो। आपका एक बार मुझे ये बताइए परसेंटेज मैच हुए कि नहीं हुए, ये बोल दो। ये सॉल्व करना है, हो गए ना? आपने कैसे किया मुझे बताओ। ये ऐसा फिर से एक बार सेल बढ़ा के ये टेबल बना के फिर से ईबीटी ढूंढा, 7,57,500 का ईबीटी निकाला आपने। ओके, वैसा कर दिया। दूसरा तरीका क्या था उसका, उन्होंने क्या कर दिया देखो, इफ सेल इंक्रीज बाय 15% देन टैक्सेबल ईबीटी विल इंक्रीज बाय 1.75 इंटू 15। हाँ, सीधा सीधा कंबाइन लीवरेज के हिसाब से बता दिया उन्होंने। ठीक है, चलो आपको जिस तरीके से समझ में आया ये भी चलता, कंबाइन लीवरेज की जरूरत। दूसरा दूसरा क्या आया आंसर, 14% आया क्या सेकंड में, 14%। और थर्ड वन आया 18.75%। तो कुछ भी सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं, सब मैच। चलो, तो ये हो गए आपके लिवरेज के सारे क्वेश्चंस। एक ही चीज सिर्फ लिवरेज में हमने क्वेश्चंस में एक नई चीज देखी, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला था इन केस ऑफ कंबाइन लिवरेज, सॉरी कंबाइन लिवरेज नहीं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में आपका फॉर्मूला बदल गया है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट, अब आते हैं हम अगले चैप्टर पे। कौन सा हमारा नेक्स्ट चैप्टर बताओ। देखो, सेम सेम इसमें ही जाएंगे, सीक्वेंस में ही जाएंगे, जो आपका अभी इसका सीक्वेंस चल रहा है ना इंडेक्स के हिसाब से। ओपन कर, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, उसके पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको स्क्रीन पे अभी बुक दिखाई दे रही है। ओके, तो चलो अब पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है? तो बोले सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आप जो कैपिटल रेज कर रहे हो, अब आपको किसके हिसाब से सीखना है। आपको देखो अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, थोड़ा ध्यान से करना अच्छे से। इसमें अभी दो पॉइंट ऑफ व्यूज, दो दो पॉइंट ऑफ व्यूज क्या बोले, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, वेट सिर्फ टाइम कितना, हाँ ठीक है, ओके। इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे दो पॉइंट ऑफ व्यू है? एक पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी के एंगल से, जो जो कंपनी है जिसने ये कैपिटल रेज किया है, जिसने ये कैपिटल रेज किया है, कंपनी चलाने के लिए जो फंड चाहिए थे, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करके इक्विटी कैपिटल रेज किया, या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके प्रेफरेंस कैपिटल रेज किया, या डेट लिया, डिबेंचर्स बॉन्ड वगैरह इशू करके। तो कंपनी ने बिजनेस करने के लिए अलग अलग सोर्स ऑफ फंड से सोर्स जमा किया है, फंड जमा किया है। अब कंपनी सोच रही है कि ये जो फंड हमने जमा किया, हमने जो इक्विटी शेयर्स इशू किए, हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, हमने जो डेट डिबेंचर्स इशू किए, या बैंक से लोन लिया, तो इन पे हमको क्या खर्चा आ रहा है, ये लोन लेने पे, या ये इक्विटी शेयर्स इशू करने पे, या ये डिबेंचर इशू करने पे हमको एनुअली इस पे कितना खर्चा आ रहा है। तो जो हमारा एनुअली इस पे खर्चा है वो रहेगी हमारी इसकी कॉस्ट। कि ये सोर्स से फंड लेने की, जैसे अगर मैं बैंक से लोन लूं, तो बैंक से लोन लेने पे जनरली मुझे हर साल क्या देना पड़ता है, तो बोले सर उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक से जो मैं लोन ले रहा हूँ, समझो मैं 10% पर एनम के हिसाब से लोन ले रहा हूँ, तो बैंक से मैं जो 10% पर एनम के हिसाब से लोन ले रहा हूँ, उस पर मुझे हर साल 10% इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो मुझे लोन लेने की कॉस्ट है 10%। हाँ, बट सर बोले आप जब इंटरेस्ट भरते हो तो उस इंटरेस्ट को आप एक टैक्स डिडक्टेबल खर्चा बोल के भी ट्रीट करते हो। जो इंटरेस्ट भरते हो आप बैंक लोन पे, तो उसका एक बेनिफिट यह है कि आप वो खर्चा ट्रीट करते हो, और आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है, जब इनकम टैक्स भरने जाओगे तो आपका जितना टैक्सेबल इनकम आएगा, उस टैक्सेबल इनकम में से वो इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम में से उस इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर बचे हुए अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब उस इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्सेबल वैल्यू कम हो रहा है, तो आपका टैक्स से हो रहा है। ये बात सही है।
तो आपको जो है बैंक पे लोन लेने पे 10% ब्याज जरूर भर रहे हो, बट उस ब्याज की वजह से आपका टैक्स कम हो रहा है, मतलब आपका खर्चा 10% नहीं है, 10% से कम है, क्योंकि थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है, टैक्स सेविंग मिल रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? तो समझो अगर वो बोल रहे हैं कि चलो आपको ना 30% का टैक्स लगता है, 30% का, तो सीधा बोलते फिर जो 10% आपको जो इंटरेस्ट लग रहा था उस पर 30% बच रहा है, वो 10% में से 30% माइनस कर देते। तो 10% में से 30% कैसे माइनस करेंगे? अरे 10% में से मतलब 10 - 30 नहीं, 10 का 30%, तो 10 का 30% मतलब ₹3 या 3%, तो 3% माइनस हो जाएगा, तो 7% इज योर एक्चुअल कॉस्ट। आपको ने जो लोन लिया उस लोन पे आपको सही में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो बोले वो लग रहा है 7%। तो अभी के लिए ओवरऑल सिर्फ इतना समझो कि आपको कॉस्ट किसे बोल रहे हो, आप कॉस्ट बोल रहे हो कि जो भी आपने सोर्स ऑफ फंड लिया है, जिस जिस भी जगह से आपने बिजनेस चलाने के लिए जो फंड लिया है उस पर आपका एनुअली क्या खर्चा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल में वो बैंक का लोन का दिया। अब बैंक लोन वाला तो आसान है, बैंक लोन का डेट निकालना या डिबेंचर का भी कॉस्ट निकालना तो सिंपल है। डिबेंचर का भी कॉस्ट का निकलेगा, जो एनुअली हम इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर होल्डर्स को, जो एनुअली इंटरेस्ट देंगे वो एनुअल इंटरेस्ट हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगा। हाउस में से टैक्स सेविंग होगा तो इंटरेस्ट में से टैक्स कितना सेव हो रहा है वो देख लेंगे, फिर बचे हुआ पार्ट हम बोलेंगे हमारा ये एनुअल कॉस्ट है। यहां तक ठीक? अब ज्यादा दिक्कत आती है शेयर्स के केस में। सर शेयर्स के केस में कॉस्ट कैसे निकाले, क्योंकि हो सकता है इक्विटी शेयर्स पे तो हम हर साल डिविडेंड देते भी नहीं, इक्विटी शेयर्स पे हम हर साल डिविडेंड तो देते भी नहीं है, तो फिर वहां पे एनुअल कॉस्ट वगैरह कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान से सुनना है, मैं जो बोल रहा था दो पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला, हमको कॉस्ट निकालनी है कंपनी के हिसाब से, जिसने वो फंड रेज किया है, जिसने इक्विटी कैपिटल इश्यू करके इक्विटी शेयर्स का पैसा जमा किया। बट अब इसकी कॉस्ट ढूंढने के लिए सोचना पड़ता है इन्वेस्टर के एंगल से, कि जिसने इक्विटी खरीदा है, जिस शेयर होल्डर ने, जिस इन्वेस्टर ने आपके कंपनी की इक्विटी शेयर्स लिए हैं, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन कि मैं आपसे कितना पैसा लेना चाहता हूं, मैं आपसे जितना पैसा लेना चाहता हूं वो आपके लिए बन जाती है कॉस्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके, एक कोई इंप्लॉय है, आप समझो एक इंप्लॉयर है, आपकी एक कंपनी है, आप किसी इंप्लॉय को हायर करना चाहते हैं, आप उसको अपॉइंट करना चाहते हैं। तो आप जब उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो इंटरव्यू लेते समय आप उसको पूछेंगे कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो कुछ तो बताएगा उसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन मतलब आपके लिए बन जाएगी वो कॉस्ट। सिंपल सी बात है। मतलब आपने अगर उसके एक्सपेक्टेशन पे उसको रखा, और समझो ऐसा है कि वो पर्सन जो है वो उतना जरूरी है बिजनेस के लिए, वो उतना इंपॉर्टेंट है बोलो, या वो उतना काम का पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, कि आप उसको हायर करना चाहते हैं। तो आप अगर उसको हायर करना चाहते हैं तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? वेट अ मिनट, ऑनलाइन वालों की लिंक फिर से एक बार उनको मैं मीटिंग स्टार्ट करके देता हूँ। वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, और मैं एक और काम, यहाँ पे भी बुक ओपन करता हूँ 2 मिनट।
इतने 2 ही मिनट, मैं ये ना बुक यहाँ पे इधर इस तरफ ओपन कर लेता हूँ, जो उस पर लिख के भी आएगा। मैं जो एग्जांपल दे रहा था आपको समझा, आपने सुना वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला? रिपीट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और वो पर्सन आपके बिजनेस के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब उसके स्किल्स अच्छे हैं, आपको उसको हायर भी करना है। तो आपने डिसाइड किया है चलो इसको हम रखेंगे, काम पे रखेंगे। तो आप जब उसको काम पे रखना है आपको, तो वो आप उससे एक्सपेक्टेशन पूछेंगे कि आपकी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपको उसको उसकी सैलरी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी, और उसकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन रहेगी वो आपके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। करेक्ट है ना? एम्प्लॉय की सैलरी आपके लिए बन जाएगी कॉस्ट। बस वही क्या बोल सकते हैं, वही कंसेप्ट बोलो या वही थिंकिंग बोलो, हमको यहाँ पे रखनी है। क्या? कि हमें जब फंड रेज करना है, जैसे इक्विटी फंड रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर का फंड रेज करना है, या और कोई फंड रेज करना है, तो जिनसे हम वो फंड रेज कर रहे हैं, जिन इन्वेस्टर से हम वो फंड ले रहे हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि उनकी कितनी कमाई करने की इच्छा है, उनकी जो कमाई करने की इच्छा है या उनको जितनी कमाई करने की जरूरत है, उनकी जो रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन है अर्निंग की, वो जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना हमको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब उतनी हमारे लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो उनकी कमाई हमारे लिए कॉस्ट। ये पॉइंट समझा मैंने जो बोला? हाँ, तो इसीलिए ये चैप्टर में क्या हो जाता है, ये चैप्टर में हम पहले सोचते हैं कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, इन्वेस्टर की क्या इच्छा है कि उसने कितना पैसा कमाना चाहिए। तो इन्वेस्टर के जो कमाने की इच्छा है वो होती है कंपनी की कॉस्ट। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढने के लिए उसके एक्सपेक्टेशन थ्रू जाते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं कि उसकी क्या इच्छा है कि वो पैसे कितना कमाना चाहता है, और वो जितने पैसे कमाना चाहता है उस हिसाब से हम बोलेंगे फिर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे भी ओपन कर लिया, मतलब मुझे उस पर लिखते आएगा। चलो, तो ये जो हम पढ़ रहे थे, अब सोर्स ऑफ फंड क्या क्या है हमारे पास, कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट करती है। तो बोले सर, पहले तो कंपनी क्या करती है, पहले मतलब इसकी सीक्वेंस नहीं, बट कंपनी के पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो डेट से पैसे आते हैं, कंपनी लोन ले, डिबेंचर्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे, तो कंपनी के पास डेट से पैसे आएंगे। कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर से पैसे आते हैं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, वहां से पैसे आते हैं। फिर कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स इशू करके कब पैसे आते हैं। तो ये तीन तो ठीक है, ये तीन तो हमको नाम से ही समझ में आ रहे हैं, डेट से पैसे आएंगे, प्रेफरेंस शेयर से पैसे आएंगे, इक्विटी शेयर से इशू करके पैसे। तीसरा, कंपनी कभी कभी अपने जो पुराने प्रॉफिट से, पास्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे एज अ डिविडेंड, कंपनी ने समझो पिछले साल या पिछले 4 साल से कंपनी पैसे कमाते आ रही थी, प्रॉफिट कमा तो रही थी, बट वो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड बोल के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं बांट रही थी, और जो भी डिविडेंड था वो नहीं बांटा था, इसलिए वो प्रॉफिट उनके पास ही रह गया, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। हमने निकाला भी है हमारे फ्लो में कि ईतेश आने के बाद ईतेश में से अगर ईतेश में से अगर इक्विटी डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करे या कम डिस्ट्रीब्यूट करे, ईतेश आया है 2 लाख का और आपने इक्विटी डिविडेंड सिर्फ 25,000 का डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1,75,000 आपने रिटेन अर्निंग में रख दिया। तो हो सकता है कि वो रिटेन अर्निंग आगे जाके आप इन्वेस्ट कर दो, आपने वो पैसा सेव करके रखा है, तो आगे जब कंपनी के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, नया प्लांट या नया फर्नीचर तो नहीं बट नई मशीनरी वगैरह कुछ खरीदना पड़ेगा, तो उस पैसे से खरीद ली। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। ये पॉइंट क्लियर है?
अब एक लग सकता है सर ठीक है, ये जो 3 है ये 3 हम बाहर किसी को इशू कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं, ये डिबेंचर इशू करके डिबेंचर होल्डर से पैसे ले रहे हैं या बैंक से पैसे ले रहे हैं लोन लेके, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं, बट ये पैसा तो खुद का ही है ना, कंपनी ने जो सेव करके रखा था रिटेन अर्निंग, उसमें से हम इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो ये जो 3 है ये ठीक है, ये बाहर के लोगों से लिया जा रहा है तो उनकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन है, तो उनको उससे पैसे देने पड़ेंगे, उस पे हमको उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसके लिए कॉस्ट है, ये बाहर से इशू हो रहा है तो इसके लिए कॉस्ट है। बट सर इसके लिए क्यों कॉस्ट है, ये तो रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग तो हमने हमारा ही पुराना प्रॉफिट जो सेव करके रखा है वो यूज कर रहे हैं, है ना। ये डाउट आ सकता है फिर इसके लिए तो कोई कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, ये तो कंपनी का ही पैसा है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर, वैसे तो देखा जाए ना तो इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये तो कंपनी का खुद का ही पैसा है जो उन्होंने सेव करके रखा था, वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बोले इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सर ये देखो, ये जो रिटेन अर्निंग है ये आपके पास क्यों रिटेन अर्निंग बोल के है? सर ये रिटेन अर्निंग आपके पास इसलिए है क्योंकि आपने इसको डिविडेंड बोल के इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया। अगर ये प्रॉफिट डिविडेंड बोल के इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाता तो हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर उसको कहीं इन्वेस्ट करता और उस पर कम प्रॉफिट कमाता। ये पैसा अगर आपने डिविडेंड बोल के इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया होता तो इक्विटी शेयर होल्डर उस पे, उनको वो पैसा टाइम पे मिल जाता तो वो कहीं तो इन्वेस्ट करते और उस पर कमाई करते, तो उनका वो कमाई करने का अपॉर्चुनिटी आपने नहीं दिया उनको, उनकी वो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो इस रिटर्न अर्निंग पे भी पैसे कमाएं। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है कि आपने जो उनको डिविडेंड बोल के पैसे नहीं दिए, वो पैसे अगर उनको टाइम पे मिल जाते तो वो उसको इन्वेस्ट करते और उससे कमाई करते। तो आपने उनको तो वो पैसे टाइम पे दिए नहीं, तो अब उनकी इच्छा है कि तुमने हमको नहीं दिए तो ठीक है, बट अब तुम उस पे पैसे कमा के दो। मतलब रिटर्न अर्निंग पे भी कमाई होना चाहिए, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। और आपने देखा होगा जब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला था, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जब भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते तब हम उसमें इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला के इक्विटी फंड कंसीडर करते और उस पर कितनी कमाई हुई वो चेक करते। मतलब ये इन्वेस्टमेंट भी किसकी है? इक्विटी वालों की। तो इसलिए इस पे भी इक्विटी होल्डर कुछ तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, उस पे कुछ तो कमाई एक्सपेक्ट करते हैं, और उस पे कमाई एक्सपेक्ट करते हैं मतलब कंपनी के लिए वो हो गया खर्चा, कंपनी को वो कमाई उनको देनी पड़ेगी, तो वो हो गया उनके लिए खर्चा। तो समझा, इसकी भी कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, हाँ। तो अब ध्यान दो, तो ये हुए सोर्स ऑफ फंड। हमको इस चैप्टर में इतने फंड की कॉस्ट निकालनी है। एक तो डेट की कॉस्ट निकालनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है, इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालनी है और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकालनी है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले डेट निकालेंगे, फिर डेट की कैसे कॉस्ट निकालती है, क्या सिचुएशन से, अलग अलग कौन से सिचुएशन में कैसे कॉस्ट निकलती है, वो सब देखेंगे। अब उनको ना कुछ उन्होंने एक नोटेशन दे दिया है, जैसे कि वो जब बोलते हैं डेट की कॉस्ट तो उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, और कॉस्ट ऑफ डेट को वो शॉर्ट में बोलेंगे केडी। कॉस्ट ऑफ डेट शॉर्ट में बोलेंगे केडी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलेंगे केपी। यहाँ पे वो कॉस्ट को सी से डिनोट नहीं कर रहे, वो कॉस्ट को के से बता रहे हैं, ठीक है, तो वो के बता रहे हैं कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पे केडी कॉस्ट ऑफ डेट, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई, और रिटेन अर्निंग के लिए यूज करते के आर, रिटेन अर्निंग के लिए यूज करेंगे के आर। ठीक है, तो अब यहां से आगे पूरा बोलेंगे नहीं, हम केडी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, केई बोलेंगे तो समझ में आएगा, केपी बोलेंगे तो समझ में आएगा। ओके, अब एक तो हो गई सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट कि मेरे लिए, मैं कंपनी हूं, एक समझो मैं एबीसी लिमिटेड हूं। अब एबीसी लिमिटेड में मैंने डेट लेके रखा है, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रखे, मैंने इक्विटी शेयर्स इशू करके रखे, मैंने रिटेन अर्निंग भी यूज की है बिजनेस में। तो अब इनकी इंडिविजुअल अपनी अपनी कॉस्ट आएगी। हो सकता है इसकी कॉस्ट 10% है, इसकी कॉस्ट 12% है, इसकी कॉस्ट 14% है, इसकी कॉस्ट 13% है, ऐसे कुछ तो अलग अलग कॉस्ट हो सकती है। तो इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट है। बट जब ये कुल मिला के जब बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, समझो मैंने ये 10 लाख इन्वेस्ट किए, ये 8 लाख इन्वेस्ट किए, ये 15 लाख इन्वेस्ट किए, ये 3 लाख इन्वेस्ट है, ऐसे ये कुल मिला के जब बिजनेस में इन्वेस्टेड है तो बिजनेस के लिए कंबाइन कैपिटल भी बनता है, ये सब का मिला के, जिसको हम कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। रेशियो चैप्टर में सीखा है कैपिटल इंप्लॉयड, जिसमें सब आता है,
डेट, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, इक्विटी वगैरह सब। तो इन सबको मिला के टोटल कैपिटल भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये जो टोटल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उस टोटल कैपिटल की भी एक कॉस्ट निकलती है ऑन एन एवरेज पूरे कैपिटल पे कॉस्ट। अब एक तो हो गई इंडिविजुअल कॉस्ट, इस सारे सोर्स की अपने अपनी कॉस्ट कितनी है, और सारा सोर्स मिला के जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, सब मिला के समझो मैंने पूरे मिला के मैंने 30 लाख रुपए मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड, 30 लाख रुपीज सब मिला के, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी मिला के। अब उस 30 लाख की क्या कॉस्ट है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंबाइन कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक बोलते हैं उसको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसको बताते हैं एक तो केओ से नहीं तो केडब्ल्यू से। केओ मतलब कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, या केडब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी समझा। अभी तो सिर्फ मीनिंग जान रहे हैं हम, उसका मतलब जान रहे हैं, कैसे निकालते हैं वो तो देखना है। सिर्फ हमको अभी इस चैप्टर में क्या क्या ढूंढना है वो देख रहे हैं। इंडिविजुअली केडी, केपी, केई, केआर ढूंढना है, और कंबाइनली सब मिला के जब बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो ऑन एन एवरेज पूरे कैपिटल पे कितना हमारा कॉस्ट है वो ढूंढना है एज अ वैक। समझा ये? ठीक है, तो अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढना है, तो उसके पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया वही लिखा है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू अर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फंड होल्डर। मैंने शुरुआत में ही बताया कि अपने लिए कॉस्ट क्या रहेगी, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनकी कमाई की क्या इच्छा है, उनकी कमाई के एक्सपेक्टेशन मतलब हमारे लिए कॉस्ट। उनको जो कमाई चाहिए वो हमें उनको देनी पड़ेगी, तो उनकी कमाई मतलब हमारे लिए कॉस्ट। वही लिखा है अर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फंड होल्डर। फंड होल्डर मतलब अलग अलग, डेब्ट होल्डर की क्या इच्छा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या इच्छा है, इक्विटी शेयर होल्डर की क्या इच्छा है। अब सबसे पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पे। कॉस्ट ऑफ डेट, केडी। डेट होल्डर डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द फर्म। अब कुछ पॉइंट्स बताए कि डेट के क्या फीचर्स होते हैं, कि आप कहीं से लोन लो तो लोन के क्या फीचर्स है। तो बोले आप किसी से लोन लेते हो मतलब, या फिर आप किसी को बॉन्ड्स इशू करते हो, आप किसी को डिबेंचर्स इशू करते हो, मतलब आप किसी से लोन ले रहे हो। तो जिनसे आप लोन ले रहे हो वो कंपनी के ओनर नहीं बनते, वो कंपनी के ओनर नहीं बनते। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म। वो कोई बिजनेस के रोज के डे टू डे बिजनेस में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके डिसीजन में भी वो कुछ काम नहीं करते, और वो एक्टिविटी तो करते ही नहीं, और ना उनको कोई डिसीजंस लेने हैं, उनको स्ट्रैटेजी डिसाइड करने की, सेल कितना करना चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस रहनी चाहिए, मटेरियल कैसे बनाना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, ये सब डेट होल्डर से कुछ लेना देना नहीं। मतलब अगर हमारा बिजनेस है और हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या लेना देना है कि हम कैसे सेल कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग कैसे चल रहा है, हमारा प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, कोई मतलब नहीं। तो डेट होल्डर ओनर नहीं बनते, डेट होल्डर बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करते। इंजॉयज फिक्स रेट ऑफ अर्निंग विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उनका जो है वो फिक्स्ड रेट ऑफ अर्निंग है, उनका अगर तय हुआ है कि हमने 10% से लोन लिया है तो अब हम कितना प्रॉफिट कमाए, कम प्रॉफिट कमाए, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उनके लोन पे उनको 10% अर्निंग मिलना है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% से मिलते जाना है। ये एक पॉइंट है। अब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो वही क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो लिए जाते हैं, या फिर डिबेंचर्स, या फिर बॉन्ड्स। बताइए, वी विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। जनरली तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड निकालनी होती है। बैंक लोन का या लॉन्ग टर्म लोन का हम कॉस्ट क्वेश्चन में इतना नहीं आता हमको कि बैंक से लोन लिया उसकी कॉस्ट निकाल। हालांकि उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है वो भी हम देख लेंगे, बट उसका क्वेश्चन इतना कुछ आता नहीं हमको। क्वेश्चन किसके आते हैं कि हमने डिबेंचर्स इशू किए, हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं, उसकी कॉस्ट निकालो। ठीक है, देखिए, computation of cost of long term debt is similar to computation of cost of redeemable debenture। अब इस लाइन का मतलब, अब आपको याद होगा कि हम जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो वो मे बी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ऐसे बॉन्ड्स जिनकी स्पेसिफिक कुछ तो लाइफ है, मतलब वो कुछ दिनों बाद रिडीम होने वाले, रिडीमेबल बॉन्ड्स, ये वर्ड्स हमको पता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल बॉन्ड्स। मतलब आज मगर अगर आज मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं या डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि ये 20 साल तक ये डिबेंचर्स चलेंगे, 20 साल तक मैं आपको इस पे इंटरेस्ट देते रहूंगा, और 20 साल के बाद आप मुझे डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस देना, मैं आपको आपके पैसे रिटर्न कर दूं।
इसका मतलब वो हमने उनसे डिबेंचर होल्डर से 20 ईयर के लिए 20 ईयर्स के लिए हमने उनसे लोन लिया है। आज हम उनसे पैसे लेंगे, 20 ईयर्स तक उस पर इंटरेस्ट देते रहेंगे, 20 ईयर्स के बाद वो रिडीम करके उनके पैसे उनको वापस हमारे सर्टिफिकेट हमारे पास आएंगे और फिर वहां से आगे इंटरेस्ट देना बंद। तो याद है ना, इसे बोलते थे हम रिडीमेबल डिबेंचर्स। और एक हो सकता है इररिडीमेबल डिबेंचर। अब इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या कि या इररिडीमेबल बॉन्ड्स है इररिडीमेबल डिबेंचर्स कि हमने एक बार डिबेंचर इशू कर दिए, एक बार बॉन्ड्स इशू कर दिए, अब ये कंपनी जब तक चलते रहेगी तब तक ये बॉन्ड्स इशूड रहेंगे, हम तुमको लाइफ टाइम के लिए इस पे इंटरेस्ट देते रहेंगे, सिर्फ आपको इस पे इंटरेस्ट मिलते रहेगा। कभी भी हम आपके डिबेंचर्स या बॉन्ड्स रिडीम नहीं करेंगे, आपके पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, हमारे सर्टिफिकेट वापस देंगे, लाइफ टाइम के लिए इसको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ये हो गए इररिडीमेबल बॉन्ड्स, करेक्ट। तो ये बोलते हैं कि हमको अब ये दो टाइप की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक तो रिडीमेबल डेट पे क्या कॉस्ट आती है और एक इररिडीमेबल डेट पे क्या कॉस्ट आती है, तो वो निकालनी पड़ेगी। केडी हमको दो सिचुएशन में निकालना पड़ेगा, केडी रिडीमेबल डेट के सिचुएशन में और इररिडीमेबल डेट के सिचुएशन में। ओके, तो जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं या रिडीमेबल डेट होते हैं तो वो कुछ दिनों बाद रिडीम होने वाले, मतलब कुछ दिनों तक हम उन पे इंटरेस्ट देते रहेंगे और फिर उसके बाद उनका लोन हम उनको रीपे कर देंगे और वहां से आगे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो जैसे रिडीमेबल डिबेंचर पे हम केडी ढूंढेंगे आगे, वैसा ही केडी बोले वैसी ही कॉस्ट किसकी ढूंढी जाती है जब आप लोन लेते हो, बैंक से अगर टर्म लोन लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो उस पे जो कैलकुलेशन का तरीका है वो तरीका सेम किसका रहेगा, जैसे कि अपन ने रिडीमेबल डेट ली है, रिडीमेबल डिबेंचर ली। देखना है आगे कैसे कंप्यूट होता है, अभी सिर्फ इतना पॉइंट था। तो ये कुछ नहीं, एक थ्योरी पॉइंट्स थे। क्या थ्योरी पॉइंट्स थे कि डेट जो है, डेट के क्या फीचर्स होते हैं। तो डेट होल्डर ओनर नहीं बनते, डेट होल्डर बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, डेट होल्डर्स जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको इनकम होता है, टाइप्स ऑफ डेट बता दिए थे, और हमको उसकी कॉस्ट कंप्यूट करनी है इस चैप्टर में। और जो अगर आपने लोन लिया है तो लोन की कॉस्ट सिमिलरली कंप्यूट होगी जैसे कि हम डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर इशू करते हैं वैसे, ठीक है। अगेन फीचर्स ऑफ, अब डिबेंचर और बॉन्ड के स्पेसिफिक फीचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर के फीचर्स। फेस वैल्यू होती है उसमें कुछ, तो जो फेस वैल्यू किस काम में आती है। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, शेयर्स की फेस वैल्यू हो, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू हो, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हो। फेस वैल्यू का एग्जैक्टली मतलब क्या है, फेस वैल्यू का इतना ही मतलब होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट, पहले तो क्या होता था फिजिकल सर्टिफिकेट मिलते थे हर चीज के, बॉन्ड्स के हो शेयर्स के हो, ऐसे प्रिंट आउट मिलती थी। तो उस प्रिंट आउट पे जो प्राइस लिखी होती थी उस प्रिंट आउट को बोलते थे फेस, कि ये है आपके शेयर का फेस, और इस फेस पे जो प्राइस लिखी है वो है उसकी फेस वैल्यू, मतलब इस सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी है ये इसकी फेस वैल्यू है। और वो फेस वैल्यू अब किस काम में आती है हमारे लिए, तो जो इंटरेस्ट कंप्यूट होता है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन फेस वैल्यू। ये पॉइंट्स हमको पता है कि अगर हम ऐसा बोले कि हमारे डिबेंचर से हमने क्या किया है, हमने 10,000 20% डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10,000 20% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच मतलब इसकी फेस वैल्यू हो गई 100। एट रुपीज मतलब अब आपने इशू कितने में किए, एट ₹120 ईच, मतलब आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए जिसपे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 10,000 डिबेंचर्स 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिसकी वैल्यू वैसे तो फेस वैल्यू 100 है बट आपने इशू की 120 में, मतलब आपने लोगों से पैसे लेते समय 120 रुपए ली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पर डिबेंचर, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट या 100 रुपीज जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे कैलकुलेट होगा, या जितना लोगों से हमने पैसा लिया 120 रुपीज जो उसकी इशू प्राइस है, तो इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगा। किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इशू प्राइस पे कि फेस वैल्यू? फेस वैल्यू पे। सिंपल सा 12th का क्वेश्चन है कोई सर। चलो, तो ये सिंपल है। तो फेस वैल्यू हमारे किस काम में आएगी कि इंटरेस्ट की वैल्यू जब भी ढूंढनी होगी तो हम फेस वैल्यू पे ढूंढेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, या इसको एक और वर्ड होता है जो ज्यादातर तो हमको अभी एफएम में सुनने को मिलेगा, कूपन रेट। कूपन रेट,
कूपन रेट मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बोल रहे हैं कि कूपन रेट 8% है, मतलब वो हर साल 8% का ब्याज दे रहे हैं, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही लिखा है, अल्सो कॉल्ड कूपन रेट, चार्ज फिक्स रेट पीरियोडिकली फिक्स रेट दिया जाता है, हर साल दिया जाता है जनरली। अब कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसपे कूपन रेट नहीं होता है या उसपे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, हर साल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। नो इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, दो नाम है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब जीरो कूपन मतलब मैंने पहले कहा, कूपन मतलब इंटरेस्ट, तो जीरो कूपन मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं है। तो सर अगर ऐसा क्यों कि इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों लोग खरीदते होंगे वो बॉन्ड कि जिसपे इंटरेस्ट ही नहीं दिया जा रहा है, कि आप कंपनी के बॉन्ड्स खरीदो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बोले या तो आप बॉन्ड खरीद रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी के बॉन्ड, बट उस पर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे आपको, फिर क्या फायदा आज उनको पैसे देने का, और 10 साल अगर उसकी लाइफ है, 10 साल बाद वो रिडीम होने वाले हैं, तो आज आप उनको पैसे दे रहे हो और वो पैसे के हमको रिटर्न मिलने वाले 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, बट बीच में जो 10 साल है उस पर कोई बैच नहीं मिलने वाला। तो फिर ऐसे बॉन्ड क्यों खरीदेगा कोई, पहले तो उसका नाम देख लो, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड क्यों खरीदेगा कोई आइडिया? नहीं। तो सुनो, तो ऐसा बॉन्ड इसलिए खरीदा जाता है, या ऐसे बॉन्ड के केस में क्या होता है, समझो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10,000, उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10,000 और वो बॉन्ड अभी इशू किए जा रहे हैं, उसकी इशू प्राइस है 1200। अब देख सकते हो फर्क कितना है। बोले सर उसकी फेस वैल्यू है 10,000 और इशू कितने में किए जा रहे हैं, सिर्फ 1200 रुपए में। मतलब आज तुम 1200 रुपए का एक बॉन्ड खरीद लो, समझो इसकी लाइफ अगर 15 ईयर्स है, तो 15 ईयर्स बाद जब ये रिडीम होंगे, आफ्टर 15 ईयर्स जब ये रिडीम होंगे, तो वो रिडीम होंगे फेस वैल्यू पे। जनरली जब क्वेश्चन में, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं ध्यान दो, जनरली जब क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू नहीं देते, रिडम्पशन वैल्यू आपको समझ में आती है, रिडम्पशन वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जब कंपनी वापस ले लेती है डिबेंचर होल्डर से, तो डिबेंचर होल्डर को पैसे देती है। इशू करते समय क्या होता है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या शेयर्स जब इशू होते हैं तो कंपनी शेयर्स का सर्टिफिकेट आपको देती है और आपसे पैसे लेती है। कंपनी पैसे जमा करती है और सर्टिफिकेट होल्डर को दे देती है। जब रिडम्पशन होता है तो उल्टा होता है, रिडम्पशन होने पे कंपनी आपसे आपके सर्टिफिकेट वापस ले लेगी, आपको पैसे दे देगी और यहां से आगे आप फिर शेयर होल्डर नहीं रहोगे, डिबेंचर होल्डर नहीं रहोगे। इसको होते रिडीम करना। तो जब ये बॉन्ड रिडीम होंगे आफ्टर 15 ईयर्स, तो जनरली क्वेश्चन में जब रिडम्पशन प्राइस नहीं दी होती कि कितने में रिडीम करेंगे, कितना पैसा लोगों को रिटर्न करेंगे, तब मान लेते हैं हम कि फेस वैल्यू पे रिडीम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते समय याद रखना है। जब रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी होती है तब क्या करना होता है, फेस वैल्यू को रिडम्पशन वैल्यू मानना होता है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में इशू प्राइस थी 1200 रुपए, आपने डिबेंचर्स खरीदे 1200 रुपए में, और 15 साल बाद इसके बदले कितने पैसे मिलने वाले हैं, 10,000 रुपीज मिलने वाले हैं। रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी तो हमने बोला फेस वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू। तो ऐसे केस में देखो, तुम 1200 रुपए लगाओ और आपको 10,000 मिलेंगे, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो भले ही आपको एनुअली इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बट जो डिफरेंस है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ रिटर्न आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, जो भी रिडम्पशन पीरियड है उसके बाद, तो उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये अर्निंग ज्यादा होती है। इसमें डिफरेंस ज्यादा होता है तो वहां पे कमाई हो जाती है। तो इसलिए इस पे हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता, एक ही बार जो है वो लमसम बड़ी अमाउंट मिल जाती है। क्या ये समझा आपको? हाँ, इसीलिए देखो इसका दूसरा नाम डीप डिस्काउंट क्यों है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब ये हो रहा है कि आपको इशू करते समय बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। जहां पे 10,000 रुपए कीमत थी, बॉन्ड की फेस वैल्यू 10,000 थी, आपको सिर्फ 1200 रुपए मिल रहे हैं। मतलब डिस्काउंट बहुत ज्यादा है ना। आपको 8,800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और उतने में आपने ये बॉन्ड खरीदा, तो वही डिस्काउंट आपकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि जब रिडीम होगा तो पूरे 10,000 पे रिडीम होगा, तो आप कमाई करोगे 8,800। ठीक है। तो
हाँ, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स की भी हमको एनुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर यहाँ पे एनुअल कॉस्ट कहाँ लग रही है? आप तो एक ही मतलब आज कंपनी पैसे ले रही है 1200 रुपए और सीधा 15 साल बाद 10,000 रुपए लौटाएगी, तो हर साल तो पैसे लौटा ही नहीं रही, हर साल कुछ इंटरेस्ट तो भर ही नहीं रही, तो इसमें तो एनुअल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके एनुअल हम पेमेंट नहीं कर रहे, बट फिर भी एनुअल कॉस्ट तो निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का पैसा 1200 रुपए यूज कर रहे हो। कब तक? 15 साल तक, और 15 साल बाद उनको 10,000 रुपए दे रहे हो। मतलब आप उनको 15 साल बाद एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, मान रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा पैसे अगर ईयरली कंप्यूट कर लिया जाए कि ऐसा क्या रेट है, आप ध्यान से सुनो, हमारा टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने कभी तो पढ़ा था, वो काम में आएगा कि ऐसा कौन सा रेट है जो रेट आज के 1200 को उस रेट से अगर कंप्यूट कर लिया जाए, कंपाउंड कर लिया जाए, वो रेट अगर हर साल ऐड करते चले, तो फिर 15 साल बाद वो 10,000 रुपए बना देते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी बना देते हैं? 10। हाँ, तो हम यहां से देख रहे थे कि कुछ बॉन्ड्स या कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है या डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहा जाता है। तो जीरो कूपन में कूपन रेट ही नहीं होता है, कूपन रेट नहीं होता है मतलब एनुअल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो फिर कोई क्यों खरीदेगा आपका बॉन्ड जब आप उस पर एनुअल इंटरेस्ट ही नहीं देने वाले? तो बोले सर, उस केस में जो आपकी इशू प्राइस होती है, इशू प्राइस मतलब आप जो लोगों को बॉन्ड या डिबेंचर दे रहे हो, जिस वैल्यू में आज उनको वो बॉन्ड या डिबेंचर दे रहे हो, उस वैल्यू में, और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जो उनको पैसा लौटाने वाले हो, उनको जो पैसा रिटर्न करने वाले हो, उसमें और इशू प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसमें बहुत ज्यादा गैप होता है इशू प्राइस में और रिडम्पशन प्राइस में। तो हमने उसका एक एग्जांपल लिया था, हमने बोला कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 है, एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 है, बट 10,000 वाला बॉन्ड आज को आपको मिल रहा है 1,200 रुपीज में। 10,000 वाला बॉन्ड आज आपको मिल रहा है 1,200 रुपीज में। तो आज आपसे 1,200 रुपीज लिए जा रहे हैं, आपको एक बॉन्ड दिया जा रहा है, और समझो उसकी लाइफ है 15 ईयर्स, और आफ्टर 15 ईयर्स वो रिडीम होने वाला है। 15 ईयर्स के बाद वो रिडीम होने वाला है, और 15 ईयर्स के बाद आपको रिटर्न कितने मिलेंगे? तो आपको 10,000 रुपीज वापस मिलेंगे। मैंने एक और चीज समझाई थी कि जब भी क्वेश्चन में रिडम्पशन प्राइस नहीं दी गई हो कि आपको कितने पैसे वापस देने हैं लोगों को, आप अगर कंपनी है और कंपनी कितने पैसे लोगों को रिटर्न करने वाली है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, उसकी प्राइस नहीं दी है, उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू होती है, ऐसा समझना है। तो फेस वैल्यू का दूसरा यूज, पहला यूज था फेस वैल्यू का जिसपे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, ऐसी वैल्यू जिसपे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। अब दूसरा यूज फेस वैल्यू का, ऐसी वैल्यू की जब रिडम्पशन वैल्यू ना दी नहीं है क्वेश्चन में, तो फेस वैल्यू ही रिडम्पशन वैल्यू मानी जाएगी। करेक्ट? तो अगर मेरे एग्जांपल में अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि 10,000 रुपीज का बॉन्ड है जो आपको 1,200 रुपीज में मिल चुका है, तो अब 1,200 रुपीज के बॉन्ड के बदले आपको 15 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? तो कंपनी आपको देगी 10,000 रुपीज, जितनी उसकी फेस वैल्यू है। तो अब गैप देखो आप कितना है, दे तो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वेस्ट कर रहा है 1,200 रुपए इन्वेस्टर, और उसको 15 साल बाद मिल रहे हैं 10,000 रुपए। तो उसकी जो कमाई है ये डिफरेंस की कमाई है, तो उसने इन्वेस्ट कम किए थे और मिले उसको ज्यादा, यही उसकी कमाई है, तो उसको एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलता। सर फिर अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी हर साल तो कोई इंटरेस्ट दे ही नहीं रही। कंपनी एक साथ आज उससे 1,200 रुपए ले रही है, 1,200 रुपीज, और आफ्टर 15 ईयर्स 10,000 रुपीज रिटर्न कर रही है, तो हर साल तो कोई पैसा पे नहीं हो रहा है। तो अगर हर साल पे नहीं हो रहा है तो फिर एनुअल कॉस्ट निकालने की क्या जरूरत है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने की क्या जरूरत है, कि जो कि हम एनुअली हर ईयरली कुछ पैसा दे ही नहीं दे रहे, कुछ खर्चा ही नहीं आ रहा है। बोले ठीक है, फिर एनुअली भले ही खर्चा नहीं आ रहा है, बट आपको एक्सपेंडिचर तो हो रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब आपका कुछ तो एक्स्ट्रा का पैसा तो जा रहा है ना। आज आप 1,200 रुपीज ले रहे हो और आफ्टर 15 ईयर्स 10,000 रुपीज दे रहे हो, मतलब आप कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो इसकी आपको कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी, एनुअल कॉस्ट। सर फिर इसके एनुअल कॉस्ट कैसे निकाले जबकि एनुअल कुछ आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है? तो बोले याद करो, जब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था तो आप बोलते थे कि आज के 1,200 रुपए 15 साल बाद 10,000 रुपए बन रहे हैं। आज के 1,200 रुपए 15 साल बाद 10,000 रुपए बन रहे हैं, मतलब कुछ तो रेट से वो कंपाउंड किए जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई तो रेट होगा जो आज के 1,200 पे अगर हर साल ऐड करते जाए तो वो कितना बन जाएगा 15 साल बाद? 10,000। तो वो जो रेट रहेगा, बस वो रेट मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डेट,
उस बॉन्ड की कॉस्ट मतलब वो रेट, ऐसा रेट जो रेट आज के 1200 को 10,000 बना दे 15 साल बाद, तो वो जिस रेट से होगा वो रेट मतलब आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको टीवीएम के बहुत सारे कंसेप्ट याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट वापस से सीखने पड़ेंगे। तो हम याद करेंगे मतलब क्या, वो याद आए तो ही ठीक है, ऐसा नहीं, हम वापस से पढ़ेंगे, वापस से सीखेंगे तो याद आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये समझा कि जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब जिसमें हर साल इंटरेस्ट पे नहीं होता है, बट जो इश्यू प्राइस होती है और जो रिडम्पशन प्राइस होती है उसमें बहुत ज्यादा गैप होता है, बहुत डिफरेंस होता है, वही उस डिवेंचर होल्डर की या बॉन्ड होल्डर की कमाई होती है। तो इसका भी एनुअल कॉस्ट निकलेगी, वो ऐसा एक रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा बोलो, या ऐसा एक रेट निकलेगा जिस रेट से आज के इश्यू प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू जो इश्यू प्राइस है वो इक्वल हो जाएगी फ्यूचर प्राइस से। ऐसा रेट कौन सा है। ठीक है, ये समझा, यस नो बोल दो एक बार। यस, डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड कभी भी इररिडीमेबल नहीं रहेंगे, वो रिडीम करने ही पड़ेंगे। अरे इररिडीमेबल रहेंगे तो फिर तो ना इंटरेस्ट मिलेगा ना फिर कभी वो पैसे वापस मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई जीरो कूपन बॉन्ड है जो इररिडीमेबल है, मतलब आपने सिर्फ कंपनी को पैसे दे दिए, ना कंपनी अब आप उसको इंटरेस्ट दे रही है उस पर, ना कभी वो रिडीम होने वाला है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑलवेज रिडीमेबल बॉन्ड ही रहेंगे, इररिडीमेबल तो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पीरियड। तो वही जो मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या, जब तक वो रिडीम नहीं होता, जब तक उसके पैसे आपको वापस नहीं। अगर आप इन्वेस्टर है, देखो कभी मैं बोलते समय कंपनी के एंगल से बोलता हूं, कभी मैं बोलते समय इन्वेस्टर के एंगल से बोलता हूं, तो मैं किसी के भी एंगल से बोलूं आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई डिबेंचर इशू किए, ऐसा बोला मैंने, मतलब मैं कंपनी के एंगल से बोल रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि हमने कोई डिबेंचर खरीदे, हमने किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, मतलब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई डिबेंचर इशू किए हैं और आपको पता है कि 10 साल बाद इसके पैसे रिटर्न कर देने हैं, और वो 10 साल के बाद से फिर इस पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, मतलब मैच्योरिटी पीरियड होगा 10 इयर्स। तो जितने दिनों बाद वो रिडीम होने वाले हैं उसको बोलेंगे मैच्योरिटी पीरियड। अब कुछ डिबेंचर जो है वो कभी रिडीम ही नहीं होने वाले, वो इररिडीमेबल डिबेंचर है, तो उसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। हाँ, बट रिडम्पशन दो प्रकार से होता है, अगर आपको याद हो। रिडम्पशन दो प्रकार से होता है। एक होता है लमसम रिडम्पशन। लमसम रिडम्पशन मतलब आपने समझो एक बॉन्ड बोलो या डिबेंचर बोलो, आपने बॉन्ड इशू किया है 10,000 रुपए का, तो या फिर आप बोलो कि आपने 10,000 बॉन्ड्स इशू किए, 10,000 बॉन्ड्स आपने इशू किए, तो आप वो 10,000 बॉन्ड्स पूरे के पूरे 10 साल बाद रिडीम करने वाले हैं। पूरे बॉन्ड्स 10 साल बाद रिडीम हो जाने वाले हैं, तो पूरे बॉन्ड्स के पैसे एक बार जाएंगे, एक ही बार वो पूरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और वहां से आगे इंटरेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। ये एक लमसम रिडम्पशन। एक होता है लॉट में रिडम्पशन या इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन, कि आप क्या करते हो, आपने 10,000 बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो आप हर साल 2,000 बॉन्ड्स रिडीम करोगे, 2,000 बॉन्ड्स हर साल रिडीम करोगे। तो हर साल 2,000 बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे, तो 5 साल में आपके बॉन्ड्स पूरी तरीके से रिडीम हो जाएंगे, सारे बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लॉट्स में रिडम्पशन। हर साल एक लॉट का आप रिडीम करोगे, एक लॉट का रिडम्पशन करोगे। तो कभी कभी इंस्टॉलमेंट में भी रिडम्पशन होता है, कभी कभी लमसम रिडम्पशन होता है। वो देखेंगे आज पर क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट, रिडम्पशन वैल्यू। अब रिडम्पशन वैल्यू का क्या मतलब है, सिंपल सा तो है। रिडम्पशन वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो आप डिबेंचर होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर को रिटर्न करने वाले हो ऑन मैच्योरिटी। जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा, जब जितने दिनों के लिए आपने बॉन्ड्स इशू किए वो पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आप लोगों को पैसा रिटर्न करोगे उसको बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू। सिंपल सी बात। बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड। हाँ, ये अब आपके कॉस्ट ऑफ डेट में बहुत काम में आता है, कि बोले आपने जो डिबेंचर्स बोलो या बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो उस बॉन्ड्स में उस डिबेंचर पे आप हर साल इंटरेस्ट भरोगे, और वो जो हर साल इंटरेस्ट भरोगे वो इंटरेस्ट आपके टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएगा। आप जितना टैक्स पे करने वाले जिस आप इनकम पे, उस इनकम को वो कम कर देगा, मतलब आपको उस पर टैक्स बेनिफिट देगा। तो आपको जो टैक्स बेनिफिट देगा वो आपके कॉस्ट को सेव करेगा, और इसके वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाएगी।
तो क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम. In some questions, amortization of discount on issue of debenture or bond and premium on redemption also tax benefit. अब ये क्या पॉइंट है, सुनो ये क्या पॉइंट है, इस पे ध्यान दो. वो बोल रहे हैं जो, अब ध्यान से सुनना है मेरा एक एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल तो पॉइंट नहीं है, बट सिर्फ सुन लो. समझो आपने 1012% डिबेंचर्स इशू किए हैं, 1012% डिबेंचर्स for the period of 6 years, 6 साल के लिए, सिंपल. उसकी इशू प्राइस है 80 रुपीज, फेस वैल्यू है 100 रुपीज और रिडम्शन वैल्यू है 100 रुपीज. समझ लो, ठीक है, फेस वैल्यू और रिडम्शन वैल्यू सेम. अब हर साल जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो हम कंप्यूट करते हैं इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, अगर पूरे इंटरेस्ट की बात करें तो 1000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई बाय, भले ही आज हमने 80 रुपए ही लिए लोगों से, इशू प्राइस 80 रुपीज है, भले ही हमने लेते समय 80 रुपीज लिए हैं, बट जब इंटरेस्ट देंगे तो वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे देंगे, तो 100 रुपीज पे इंटरेस्ट देंगे. तो 1000 इंटू 100 और 12%, तो हर साल का आएगा 12,000 रुपीज. हर साल आप इंटरेस्ट देखो 1200 रुपए, और मान लो कि टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट 30% है, तो ये 12,000 पे हर साल 30% से टैक्स से होगा. 12,000 इंटू 30%, 3,600, इतना टैक्स हर साल हमारा बचेगा. मतलब हमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12,000, बट उस 12,000 की वजह से हमारा टैक्स से होगा 3,600. मतलब नेट हर साल मुझे खर्चा कितना लग रहा है, हर साल मुझे खर्चा लग रहा है 8,400. ये जो मैंने डेट लिए है, ये डेट पे एक्चुअल मुझे हर साल इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है 8,400. तो ये समझा, तो हर साल मुझे ये, पहले तो ये टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, 3,600 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है. अब पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस में, हर सारे क्वेश्चंस में नहीं, जब वो कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफाई करेंगे, तो एक और चीज हो सकती है कि बोले सर आपने आज डिबेंचर्स इशू किए हैं 80 रुपीज में, आज डिबेंचर इशू किए 80 रुपीज में, और आप 6 साल बाद जब लोगों को पैसा रिटर्न करोगे तो 100 रुपीज रिटर्न करोगे. आज लिए लोगों से 80 और रिटर्न कितना करोगे, 100. तो देखो इसमें दो कंपोनेंट्स है, दो. अब अगर आपको टेक्निकल नाम याद आ रहे हैं, आपने अकाउंटिंग में सीखा है क्या, आपने 100 रुपए का डिबेंचर 80 में इशू किया, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आपने 80 में इशू किया. तो एक तो इसमें है डिस्काउंट ऑन इशू, याद है आपको, डिस्काउंट ऑन इशू. तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, 20 रुपए. और दूसरा अगर समझो इसकी रिडम्शन वैल्यू 120 होती, ध्यान दो, अगर 110 होती, मान लो इसकी कर लेते, इसकी रिडम्शन वैल्यू 110 ही कर लेते, समझो इसकी रिडम्शन वैल्यू है 110 रुपए, तो आप फेस वैल्यू से ज्यादा में रिडीम कर रहे हो, 10 रुपीज ज्यादा में, तो उसको बोलते थे हम प्रीमियम ऑन रिडम्शन. याद है ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये एक था, ये कितना है 10 रुपए. मतलब आपका टोटल एक्स्ट्रा पैसा कितना जा रहा है, जितना आपने लोगों से लिया उससे एक्स्ट्रा कितना जा रहा है. सर बोले लोगों से 80 ही लिया और 20 रुपए ऑलरेडी कम लिए, फेस वैल्यू से ऑलरेडी 20 रुपए कम लिए, डिस्काउंट ऑन इशू 20 रुपए का, और जब रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10 रुपीज. तो इसका मतलब है आपका टोटल लॉस है 30 रुपए का, 30 रुपीज का आपका टोटल लॉस है. अब लिए 20 रुपए कम, दे रहे हो एक्स्ट्रा 10 रुपए ज्यादा, तो 30 रुपए का टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलते थे आपको, अगर अकाउंटिंग याद हो 12th की. तो ये समझा 30 रुपए का लॉस है. तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में बोले इस 30 रुपए का जो आपका लॉस हो रहा है, इसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट ओवर द पीरियड, क्योंकि आपने ये 6 साल, ये डिबेंचर आपने 6 साल के लिए इशू किए, 6 इयर्स का टाइम है, तो आपको इस पे हर साल इस पे हम टैक्स बेनिफिट देंगे. बोले 30 डिवाइड बाय 6, मतलब आपको हर साल 5-5 रुपए का पर डिबेंचर. तो 10,000 के डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, तो 5 इंटू 10,000, 5 इंटू
10,000, तो हर साल बोले हम इस पे 50,000 रुपए आपको डिडक्ट करने देंगे, बोले इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन करना, कोई खर्चे को अमोर्टाइजेशन करना और उस खर्चे का अमोर्टाइजेशन का टैक्स बेनिफिट मिलना, कि आपका जितना भी टैक्सेबल इनकम आएगा उसमें से हर साल आपको 50,000 रुपए हम लेस करने देंगे, मतलब उस 50,000 पे भी टैक्स सेविंग होगी, उसके 30%, तो हर साल उस पर 15,000 की टैक्स सेविंग होगी। ओके सॉरी, आपने 10,000 शेयर डिबेंचर नहीं दिए थे, 1,000 ही डिबेंचर दिए थे, 1,000 तो वो तो 50,000 आ जाएंगे, 50 नहीं 5,000 आ जाएंगे, और 5,000 पे हर साल टैक्स सेविंग होगी 30% से 1,500 रुपए। बोलो मेरा कोई पॉइंट मेरा आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, दो टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं, एक टैक्स बेनिफिट तो पक्का है, एक टैक्स बेनिफिट तो पक्का है जो हर क्वेश्चन में रहेगा। कौन सा? जो आप एनुअल इंटरेस्ट भर रहे हो, एनुअल इंटरेस्ट जो भर रहे हो, ये 12,000 रुपए, 12,000 पे 30%, ये 3,600 रुपए, ये तो आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलना ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बट कुछ क्वेश्चंस में आपको ये बोला जाएगा कि आपका जो अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस है, उस अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंस पे भी टैक्स बेनिफिट है। अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस कहां से आ रहा है? अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस दो रीजन से आ रहा है। एक तो आपने इश्यू करते समय आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया, और दूसरा रिडीम करते समय आपने प्रीमियम पे रिडीम किया, दो लॉस हो रहे हैं। तो या फिर सिंपली ऐसा समझो, अमोर्टाइजेशन कब आएगा? जब आपका इश्यू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस में डिफरेंस है। अपने इश्यू प्राइस में और रिडम्पशन प्राइस में डिफरेंस है। इश्यू प्राइस कम वैल्यू पे हुआ है, रिडीम्पशन ज्यादा वैल्यू पे हो रहा है। रिडम्पशन ज्यादा वैल्यू पे हो रहा है, तो रिडम्पशन वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड कर दो, बोले उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स में, तो वो हो गया अमोर्टाइजेशन, कि हर साल इतना अमोर्टाइज होगा, हर साल इतना खर्चा बोल के ट्रीट होगा, हर साल इतना इनकम में से माइनस होगा, और बचे हुए इनकम पे टैक्स लगेगा, तो वो भी आपका टैक्स बेनिफिट का खर्चा है। तो हमको कॉस्ट कंप्यूट करते समय ये वाला टैक्स बेनिफिट भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये समझा अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट बेनिफिट? दोनों भी बोल दो यस नो। और यही पॉइंट यहां पे बोला था, इन सम क्वेश्चंस अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आल्सो हैज अ टैक्स बेनिफिट या टैक्स शिल्ड। अब आते हैं फॉर्मूला पे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, तो हम पहले हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढनी है। मैंने बोला कॉस्ट ऑफ डेट में डेट दो टाइप की हो सकती है, डेट दो टाइप की हो सकती है। कुछ डेट है रिडीमेबल डेट, जिसकी स्पेसिफिक लाइफ है कि वो 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक रहेगा। 15 साल तक हम उस पर इंटरेस्ट भरेंगे, 15 साल बाद वो रिडीम हो जाएगा, उनके पैसे उनको वापस दे दिए जाएंगे, अपने सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे, वहां से आगे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गए रिडीमेबल डेट। और ये करेगा इररिडीमेबल डेट। तो पहले शुरुआत करते हैं इररिडीमेबल डेट से। ओके ठीक है, पहले शुरुआत कर रहे हैं इररिडीमेबल डेट से, मतलब ऐसे डेट से कि जिसकी लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है इन द सेंस कि आज आपने लोन लिया, आज आपने डेट लिया, और अब इस डेट पे आप लाइफ टाइम तक, जब तक आपकी कंपनी चल रही है तब तक आप इस पे इंटरेस्ट पे करते रहोगे, तब तक आप इस पे इंटरेस्ट पे करते रहोगे। इसको बोलेंगे इररिडीमेबल डेट। ये क्लियर है? अब आपको ना लॉजिक जो डेवलप करने हैं इस चैप्टर के लिए, जो लॉजिक डेवलप करने हैं वो पूरे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आता है, आपको अगर कंपाउंडिंग करना, डिस्काउंटिंग करना, ये वर्ड समझ में आते हैं, तो ये चैप्टर इजी है। अब कंपाउंडिंग करना, डिस्काउंटिंग करना का क्या मतलब होता है, एक मिनट में वो जान लेते हैं। समझो अभी मेरे पास 100 रुपए है, और ये 100 रुपए 10% से बढ़ने वाले हैं, 10% से बढ़ने वाले, तो बताओ 3 साल बाद कितने होंगे? तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, 100 रुपए में 10% ऐड करो एक बार, 10% ऐड करो 2 बार, 10% ऐड करो 3 बार। अभी वो कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो बाद में, फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट कि 100 रुपए में हम 3 बार 10% प्लस करेंगे, एक बार 10% प्लस करेंगे, फिर 10% प्लस करेंगे, फिर 10% प्लस करेंगे, तो वो हो रहे 133.1। तो वो 3 साल बाद बन रहे 133.1। मतलब ये हो गए कंपाउंडिंग करना, कि आपने आज के 100 रुपए को कंपाउंड करके ऐड कर करके उसकी वैल्यू बढ़ाई। तो आज के वैल्यू को अगर फ्यूचर के वैल्यू में लेके जाना है तो कंपाउंडिंग करना पड़ता। फ्यूचर के वैल्यू को आज के वैल्यू में लाना है तो उसको डिस्काउंटिंग बोलते, डिस्काउंटिंग करना पड़ता, उसमें से कम करने पड़ते।
ये 133 में से 10% हटाने, बट उसके 10% नहीं, उसको डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड बाय 1.9 1.9 से, ठीक है, वो देखेंगे। तो उसको कम करना पड़ता, तो कम करते लाएंगे तो उसको बोलते डिस्काउंटिंग करना, ठीक है, सिंपल है। अब ध्यान से सुनो, अब जब भी हमको अगर ऐसा कोई बोलेगा कि देखो आज आपको 100 रुपए डालने हैं, आज आपको 100 रुपए डालने हैं, और लाइफ टाइम के लिए आपको उस पे 15 रुपए मिलते रहेंगे, हर साल आपको उस पे 15 रुपए मिलते रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत सिंपल है, क्या कि आज मैं 100 रुपए डालूंगा और उसमें मुझे लाइफ टाइम के लिए 15 रुपए मिलते जाएंगे, 15 रुपए मिलते जाएंगे, तो बोले इसकी मेरे लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ूंगा मैं, इस पे क्या कितनी अर्निंग कर रहा हूं, तो बोले आज 100 रुपए डालो और हर साल 15 रुपए कमाओ, मतलब मैं सीधा 15 डिवाइड बाय 100 अर्निंग हो रही है मेरी 15 रुपए, मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है 100 रुपए, तो 15 डिवाइड बाय 100 दैट इज 15%, तो मैं हर साल 15% कमा रहा हूं, सिंपल है, हर साल। और कब तक के लिए कमा रहा हूं, तो लाइफ टाइम के लिए 15% कमा रहा हूं। जो आदमी 15% कमा रहा है, तो जो उसको दे रहा है तो वो उस पर 15% का खर्चा कर रहा है, मतलब मेरे लिए कॉस्ट हो गई 15%, देने वाले के लिए, कमाने के लिए कमाई हो गई, कमाने वाले के लिए कमाई हो गई 15%, देने वाले के लिए खर्चा हुआ 15%, कॉस्ट हो गई 15%। तो बस यही होता है इररिडीमेबल डेट का फॉर्मूला। इररिडीमेबल डेट मतलब क्या, इररिडीमेबल डेट मतलब आप लाइफ टाइम के लिए उसको पैसे देते रहोगे हर साल, तो कुछ तो स्पेसिफिक अमाउंट दोगे ना, तो हर साल आप कितने अमाउंट दे रहे हैं वो देखो, और डिवाइडेड बाय उसने आज आपके पास कितने पैसे इन्वेस्ट किए, आज आपको उसने कितने पैसे दिए वो देख लो। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला केडी, रिडीमेबल डेट, आय, आय मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, कि वो हर साल आपको कितनी इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है, मतलब आप उसको दे रहे हो, कंपनी हो ना आप उसको हर साल कितनी इंटरेस्ट अमाउंट दे रहे हो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, एनपी। अब वो ना इशू प्राइस नहीं बोलेंगे, वो इशू प्राइस मतलब आज आपने उसको कितने में इशू किया, ऐसा इशू प्राइस नहीं बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे नेट प्रोसीड, कि आपको आज उसके बदले कितने पैसे मिले, आज आपने डिबेंचर इशू किए तो उस डिबेंचर के बदले आज आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो सिर्फ जितनी इशू प्राइस है उतने ही पैसे मिलेंगे, जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है कि मैंने 1000 डिबेंचर इशू किए, 1000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक, 100 रुपए का एक 1000 डिबेंचर ऐसे इशू किया, तो मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, बट पॉसिबल है कि मैंने आज जो डिबेंचर इशू किए तो उस इशू करने के लिए खर्चा लगा, ये जो डिबेंचर मैं आज इशू कर रहा हूं वो डिबेंचर इशू करने के लिए मुझे खर्चा लग रहा है, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है ना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, ये सब काम करने के लिए खर्चा लग गया, समझो मुझे ये सब करने के लिए 10,000 रुपए लग गए, 10,000, तो मैंने डिबेंचर इशू करके तो 1 लाख रुपए लिए, डिबेंचर होल्डर से कितने लिए, डिबेंचर होल्डर से 1 लाख रुपए लिए, बट मेरे पास पूरे 1 लाख रुपए पहुंचे ही नहीं, कंपनी के पास पैसा तो 1 लाख पहुंचा नहीं, लायबिलिटी भले ही 1 लाख से बन गई, लायबिलिटी बन गई, डिबेंचर होल्डर को तो 1 लाख रुपए वापस करने, अब भले डिबेंचर होल्डर को 1 लाख रुपए वापस करने हैं, बट वो 1 लाख मेरे तक पहुंचे नहीं ना, मुझे 1 लाख रुपए मिले, उसमें से 10,000 रुपए तो खर्चे में ही चले गए, तो मुझे तो मिले 90,000, तो इसका मतलब है कंपनी के एंगल से अगर सोचेंगे, कंपनी के एंगल से सोचेंगे तो कंपनी को जो इंटरेस्ट भरना है वो तो 90,000 के पैसों पे ही भरना है, क्योंकि मिले तो 90 ही, अल्टीमेट यूज करने के लिए 90,000 ही मिले, बट जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो कैलकुलेट 1 लाख पे होगा, फेस वैल्यू पे होगा, समझो ये 12% इंटरेस्ट रेट है, 12% के लाइफ टाइम के लिए 12% देना है, तो अब देना तो 1 लाख पे 12% है, फेस वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख पे 12% देना है, मतलब 12,000 रुपए देना है, तो कंपनी हर साल 12,000 रुपए दे रही है, बट उसके बदले कंपनी को यूज करने को कितने मिले, बोले उसके बदले सिर्फ 90,000 ही यूज करने के लिए मिले, तो कंपनी की जब कॉस्ट ढूंढेंगे तो 1 लाख पे 12,000 नहीं ढूंढेंगे, अब बोलेंगे 90,000 पे 12,000 कितने, हम बोलेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो 12,000 डिवाइड बाय 90,000 मतलब कंपनी की कॉस्ट बन रही है 10.33%, कंपनी की कॉस्ट बन रही है 10.33%, एक मिनट गड़बड़ हो गई क्या, नहीं 13.33%, 13.33%, ज्यादा याद है, मुझे पहले एक पॉइंट क्लियर करो, क्या मुझे आपको ये समझा मैंने 90,000 से डिवाइड क्यों किया, जबकि मैं इशू 1 लाख,
यहाँ पे आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि कंपनी को पैसे एक्चुअल में मिले कितने, कंपनी को यूज करने के लिए पैसे मिले कितने, उस पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मिले 90,000 ओनली, और उसके बदले देना तो कितना है, हर साल 12,000 देना है, 12,000। ये तो यहां तक होगा। बट अगेन जैसे हमने कहा कि अरे सर आप जो 12,000 रुपए हर साल पे कर रहे हो वो पूरे 12,000 आपका खर्चा थोड़ी है। आप भले ही डिबेंचर होल्डर को 12,000 रुपए पे कर रहे हो, बट वो 12,000 रुपए आपका टैक्स सेविंग एक्सपेंस है, तो आपको उस पर टैक्स शील्ड मिलेगी, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आप वो बेनिफिट कंसिडर करो ना। 12,000 रुपए खर्चा बोल रहे हो, बट उस पर जो भी टैक्स है आपका, समझो आपको 20% टैक्स लग रहा है, तो 12,000 रुपए हर साल आपके 20% बचेंगे भी तो 12,000 के 20% मतलब 2,400 बचेंगे, तो आपको 9,600 का ही खर्चा है। आप एक काम करो, उसमें से टैक्स माइनस करके जो लग रहा है वो आपकी कॉस्ट पकड़ो। तो एक काम करो, फिर 12,000 कॉस्ट मत पकड़ो, उसमें से 20% माइनस करके 9,600 ही कॉस्ट पकड़ो। तो एक तो मैं ऐसा कर दूंगा, फिर 12,000 में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं तो एक तो ऐसा कर दूंगा, 12,000 में से टैक्स माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है तो 1 - t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - t से मल्टीप्लाई, 1 - 0.2 20% टैक्स लग रहा है, तो और फिर डिवाइड बाय 90,000 को, तो 12,000 माइनस 20% तो आ गया 9,600, 9,600 डिवाइड बाय 90,000। अब मेरा खर्चा लग रहा है मुझे हर साल होगा 10.67, 10.6। एक तो ऐसा ढूंढो, नहीं तो पहले जैसे ढूंढा था मैंने 12,000, पहले पूरे 12,000 लिख दो, 12,000 डिवाइड बाय 90,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 90,000 वो आ गया 13.33। अब इसमें से 1 - t कर दो, इसमें से 1 - t को मल्टीप्लाई करो, मतलब इसमें से आप सीधा 20% माइनस करो, तो 13.3333 में से भी 20% माइनस करेंगे 13.33 तो भी वही आएगा 10.67%। चलो एक बार मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है इररिडीमेबल डेट का? यस, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले क्या क्या बात कर रहा है ये फॉर्मूला? आय मतलब आपको इंटरेस्ट के अमाउंट पकड़नी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। 12% तो 12% नहीं लिखना यहाँ पे, तो आपकी जो भी डेट की वैल्यू है उस पे 12% कैलकुलेट करो और अमाउंट लिखो। आय मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट। नीचे नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड मतलब आपको इशू करके, वो डेट इशू करके एक्चुअल में कितने पैसे मिले, जो एक्चुअल में पैसे मिले वो पैसों का, वो पैसों पे कितना आपका खर्चा हो रहा है वो चेक करो, वो पैसों पे आपका कितना खर्चा हो रहा है वो चेक करो। तो नेट प्रोसीड समझा, और फिर 1 - t कर देना है, 1 - t कर देना है। नेट प्रोसीड जो हम बोल रहे हैं कि टोटल इश्यू वैल्यू माइनस इश्यू एक्सपेंस, टोटल इश्यू वैल्यू माइनस इश्यू एक्सपेंस, जो मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए मिले बस 10,000 रुपए खर्चे में चले गए, वो कभी कभी इसकी जगह पे ये नेट प्रोसीड की जगह, कभी कभी नेट प्रोसीड की जगह, कभी कभी नेट प्रोसीड की जगह हमको और कोई तो चीज यूज करनी पड़ती है, वो बता रहा हूं। समटाइम्स इन क्वेश्चन डिबेंचर वर इशूड इन पास्ट, मतलब क्या होता है, हमको क्वेश्चन कैसे आता है पता है? हमको क्वेश्चन आता है कि 2 साल पहले हमने डिबेंचर इशू किए थे, 3 साल पहले हमने डिबेंचर इशू किए थे, उस डिबेंचर पे हम इतना इतना इंटरेस्ट भर रहे हैं, हर साल हम इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आज उसकी केडी निकालो, आज उसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालो। अब 2 साल पहले 3 साल पहले हमने वो इशू किए थे, बट आज उसकी केडी निकालनी है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है देखो, इसका मतलब होता है कि आज कोई पर्सन हमारे कंपनी के डिबेंचर खरीदने वाला होगा आज, तो उसके एंगल से सोचो पहले कि आज कोई पर्सन हमारे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने वाला होगा, तो उसके लिए आज के हिसाब से क्या अर्निंग होगी, उसके लिए आज के हिसाब से क्या अर्निंग होगी, तो उसके लिए जो आज के हिसाब से अर्निंग होगी वो हमारी कॉस्ट होगी। फिर से मैंने जो शुरुआत की थी, कहां से शुरुआत की थी? मैंने शुरुआत की थी कि आपकी कॉस्ट किसको कहा जाएगा, कंपनी के लिए कॉस्ट क्या कहा जाएगा? जो डेट होल्डर या जो भी डिबेंचर होल्डर या जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो अर्निंग की इच्छा रखता है, इन्वेस्टर जो अर्निंग कमाने की इच्छा रखता है, वो आपके लिए कॉस्ट है। इन्वेस्टर की कमाई आपके लिए कॉस्ट। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर समझो कोई डिबेंचर हमने 2 साल 3 साल पहले ही इन्वेस्ट इशू करके रखे, कोई डिबेंचर 2-3 साल पहले ही इशू करके रखे, बट उसकी आज की केडी ढूंढनी है, आज की कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढनी है, तो आप ये देखो कि आज अगर कोई डिबेंचर होल्डर या आज अगर कोई इन्वेस्टर आपके डिबेंचर खरीदना चाहता है,
आज कोई इन्वेस्टर आपके डिबेंचर खरीदना चाहता है तो वो क्या रेट से कमाई कर रहा है, तो उसकी जो रेट की कमाई होगी वो आपकी कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये कैसे करें, ये कैसे करें? तो आज का कोई इन्वेस्टर आज आपके डिबेंचर खरीदना चाहता है तो उसको तो आज के मार्केट प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। आज जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे वो खरीदेगा, करेक्ट है? तो उसके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी? उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी आज की मार्केट प्राइस। उसके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी? आज की मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बनेगी आज की मार्केट प्राइस, तो यहां लिख रहा हूं मैं मार्केट प्राइस एमपी। और वो उस पर क्या कमाई करेगा? तो उस पर वो कमाई करेगा इंटरेस्ट। उस पे वो कमाई करेगा इंटरेस्ट, तो उसके लिए इंटरेस्ट कमाई होगी और उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी मार्केट प्राइस। इसलिए अब जब हम डिवाइड करेंगे तो नेट प्रोसीड से डिवाइड करने के बजाय आज के मार्केट प्राइस से हम डिवाइड करेंगे, करंट मार्केट प्राइस। हाँ, और हमारे लिए उस पर टैक्स बेनिफिट है इसलिए 1 माइनस टी भी कर देंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन में कभी कभी क्या करना पड़ता है, जब नेट प्रोसीड्स अवेलेबल ना हो या क्वेश्चन में ऐसा बोल देते हैं कि ये पास्ट में कभी तो भी ये शेयर डिबेंचर इशू किए थे, उसकी आज केडी क्या आएगी निकालो, तो नेट प्रोसीड की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा? करंट मार्केट प्राइस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नेट प्रोसीड की जगह हमको करंट मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा? ठीक है, तो अब अगर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, आय किसे बोल रहे हैं, नेट प्रोसीड किसे बोल रहे हो, केडी तो हमको वही तो ढूंढना है, केडी, और टी, टी मतलब टैक्स। सिर्फ नेट प्रोसीड के बारे में 2-3 पॉइंट्स थे, वो फिर से एक बार कि क्या, एक तो नेट प्रोसीड किसे बोलते हैं, तो टोटल इशू वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस। इस इशू एक्सपेंस को कभी कभी फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, कि आपका वो इशू करने का क्या खर्चा है, ठीक है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। और कभी क्वेश्चन में नेट प्रोसीड ना दिया हो तो, या फिर पास्ट में बोला है कि ये 2-3 साल पहले इशू किए थे तो आज तो इशू नहीं हो रहे, तो आज तो इशू एक्सपेंस नहीं है, तो आज की करंट प्राइस लेनी है। ठीक है, तो आगे आ गए हम हमारे टेबल पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला ए पॉइंट पढ़ो, नंबर ऑफ डिबेंचर बोले कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 90 है, 100 का डिबेंचर 90 में इशू हो रहा है, इशू एक्सपेंसेस 20,000 है, खर्चा लग रहा है 20,000 का, करंट मार्केट प्राइस दी नहीं है, कूपन रेट 12% है, टैक्स रेट 30% है, सिंपल सा केडी ढूंढो, केडी ढूंढो। तो रिडीमेबल ईयर नहीं बोले, कितने दिनों में रिडीम होंगे, क्या प्राइस पे रिडीम होंगे, तो समझ लेना ये इररिडीमेबल डेट है। ये क्या है? इररिडीमेबल डेट है। ठीक है, तो पहले का आंसर निकालते हैं, एक आंसर साथ में करते हैं। अगेन आप हेडिंग दे दो, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें भी आप पहली हेडिंग क्या दे दो? उसमें भी आप पहली हेडिंग दे दो कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहली हेडिंग दे दो कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में फिर सब डैश करके दूसरी हेडिंग दे दो। पहले चैप्टर का नाम लिखा, कॉस्ट ऑफ डेट हेडिंग दे दी, ए वगैरह लिख दो क्योंकि ऐसे बहुत सारे देखने के, तो ए लिख दो, ए कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में फर्स्ट सब हेडिंग कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, ये वाली हेडिंग दे दो, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। और कॉस्ट ऑफ तर स्क्रीन ब्लर आहे, चेक करा ना एकदा, आणि लॅग पण होत है। आपको भी वैसा हो रहा है गीतांजलि? आशीष, आई थिंक आपकी तरफ थोड़ा सा नेट का इशू लग रहा है। ठीक है, वैसे भी अभी ना ये मीटिंग एंड होने वाली है, विद इन अ मिनट मीटिंग एंड होने वाली है, तो मीटिंग फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से भी रिस्टार्ट हो जाएगा, तुम भी देखिए। तब तो ये लिखो आप, ये दिया आपने कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, केडी ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ इरिडीमेबल डेट। तो केडी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख दो, आई डिवाइड बाय एन, एनपी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, आई डिवाइड बाय एनपी, KD is equals to I divided by NP in bracket 1 minus T। ठीक है, फिर ये भी लिख देना, I is equals to, या फिर सीधा ठीक है इसके बाजू में लिख देंगे, तो इसके पेज नंबर जाए तो चलो लिख दो, क्या होता नोटबुक में लिखे हो उतना अच्छा। I is equals to, चलो जो ऑनलाइन है उनके लिए तो मैं ये मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले तो ये लिख दो,
नोटबुक में लिख दो ये, तक मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। पूरे दो ऑनलाइन वाले सारे आ जाने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार मुझे आशीष ये बताओ, तुमने होमवर्क किए क्या? वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए लिवरेज के, बाकी बचे हुए? यस नो? आपको ऐसा करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। ये लेक्चर्स करके, सब करके आपको होमवर्क टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे, तभी तो सिलेबस उसी समय खत्म होगा और कॉन्फिडेंटली खत्म होगा और आगे आपको उसका फायदा होगा। ऐसा मत करो। तुम देखो, और कोई काम भी कर रहे होंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे, तो वैसे भी आप वो सब्जेक्ट खुद से ही पढ़ रहे हो, सेल्फ ही कर रहे हो, तो वो आज करे क्या और 2 दिन बाद करे या एक 15-20 दिन बाद करेगा, वो करने तो खुद से ही है। बट अभी जो चल रहा है ये लेक्चर के साथ चल रहे हैं, तो अभी तुम ये लेक्चर के साथ होमवर्क करोगे तो फिर ये लेक्चर का इफेक्ट एकदम मल्टीपल हो जाएगा, 10 गुना इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। आप लेक्चर के साथ होमवर्क करोगे तो कंसेप्ट उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, उतने अच्छे से समझेगा और वो जो उतने ज्यादा दिन रिटेन रहेगा। तो तुम उसके साथ साथ ही होमवर्क करोगे तो ये, और ये इसके साथ अभी हो सकता है ना, अभी लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे फिर होमवर्क करोगे तो फिर तो मतलब नहीं आएगा। तो अभी दूसरा भी कुछ काम कर रहे होंगे, थोड़ी देर उसको स्टॉप करो, पहले इसके होमवर्क कर लो फिर, और इतनी भी होमवर्क में टाइम बच ही जाएगा तो फिर बाकी पढ़ाई भी कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसको सीरियस लो और इसके होमवर्क प्रॉपर करो। ठीक है, चलो। तो ये लिखा आपने, फिर आई इज इक्वल्स टू लिखा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एनपी इज इक्वल्स टू लिखा सीधा ये टोटल इशू वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस। क्योंकि आज के मॉर्निंग के सेशन में हमने लेट ज्वाइन किया, आज के मॉर्निंग के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं सारे आंसर, जितने होमवर्क में क्वेश्चन थे उनके सारे आंसर्स हमने डिस्कस किए। कुछ डाउट्स थे तो वो डाउट सॉल्व किए, एक क्वेश्चन मतलब देख लिया उसका क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं। एक नई चीज भी सीखी जो हमने कंसेप्ट बुक में नहीं लिखी थी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे ढूंढते हैं उसका फॉर्मूला रह गया था, वो भी एक बार देख लिया है। तो अब ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आप वापस, अब मैं ये लेक्चर आज इवनिंग तक ये लेक्चर में डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप शुरुआत के लेक्चर वापस देखो, उतना करो, होमवर्क के क्वेश्चंस चेक कर लो, उसके आंसर शो किए गए हैं। अब देखो ये काम बोला, बोला हे अजून ऍपमध्ये, नाही अजून मी ऍपमध्ये अपलोड नाही केले, कारण की ते काय झालं, मी म्हणलं आता हे 2 चॅप्टर युट्यूबला राहू देऊ, आता एकदा हे 2 चॅप्टर झाले म्हणजे आता इथून पुढं ते दोन्ही चॅप्टर पण ऍपमध्ये पूर्ण अपलोड होऊन जाणार आणि हे पण होणार. ते काही जास्त हे नाहीये, ते लगेच होऊन जातील ऍपमध्ये अपलोड. तर आज किंवा उद्या मोस्टली मी ते अपलोड करतो. आपण आज संडे आहे ना, नाही आज सॅटर्डे, आज करतो, म्हणजे मग उद्या संडे नाही होणार, आज होऊन जाईल. ठीक है आशीष, लक्ष दे, हाँ, और होमवर्क सीरियस करो। चलो, तो ये लिख दिया होगा आपने, मैं मानता हूं कि ये सब लिख दिया आपने फॉर्मूला के बाद, नहीं लिखा होगा तो बाद में लिख दो, बुक में देख के लिखना है।